नमस्ते स्टूडेंट्स, वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। स्वागत है आपका आपके चैनल @फ्यूचर सेवर अकेडमी केमिस्ट्री +2 के लिए। तो लास्ट सेक्शन में हमने किया था स्टूडेंट्स, हमने डिस्कस किया था पोटाशियम डाइक्रोमेट, उसकी प्रेपरेशन K2RCr2O7, उसकी प्रेपरेशन की थी, उसकी प्रॉपर्टीज़ की थी, कैसे उसकी प्रॉपर्टीज़ बनती हैं, कौन कौन से उसके जो और फंक्शंस थे वो कैलकुलेट किया था, हमने देखा था K2CR2O7 पोटाशियम डाइक्रोमेट। यही हमारा जो चैप्टर चल रहा है डी ब्लॉक एलिमेंट्स का +2 का केमिस्ट्री का, उसमें आज इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैं करने जा रहा हूँ फिर। तो जिसमें पहला आएगा आपका जो पोटाशियम परमैंगनेट है, वो मैंने आपको बताया था कि पोटाशियम जो परमैंगनेट था वो हमारा रह गया था। आज हम पोटाशियम परमैंगनेट की स्ट्रक्चर देखेंगे एंड एज वेल एज पोटाशियम परमैंगनेट का जो KMnO4 जिसे बोलते हैं पोटाशियम परमैंगनेट, इसको हम कैसे यूज़ करते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेटल्स में। तो पहला KMnO4 आपका रिएक्शंस है। तो पहले हमने समझना है ये मिनरल किससे बनती है। इसकी जो ओर है, कच्ची जो मेटल है कच्ची, वो बनती है मिनरल पायरोसाइट MnO2। ये मिनरल से ऑब्टेन्ड होती है। ये KMnO4 पोटाशियम परमैंगनेट कहाँ से ऑब्टेन्ड होता है? MnO2 पे पास ऑब्टेन्ड होती है और उसे क्या बोलते हैं? पायरोलूसाइट। ये इसका नेम है, पायरोसोलाइट। तो यहां से ये बनेगा। और दूसरा आपकी जो कन्वर्शन है हम करेंगे, तो हमने पहले केस में डिस्कस करना है। तो आपने ये ले लिया इसकी जो पायरोसोलाइट, इसको हम रिएक्ट कर रहे हैं बेस के साथ। पोटाशियम हाइड्रोक्साइड बेस है और साथ ही साथ उसकी ऑक्सीजन आपको ऐड एयर में, एयर की प्रेजेंस में इसको हीट कर दो। जब हीट करेंगे तो पोटाशियम परमैंगनेट नहीं बनेगा, लेकिन ये बन जाएगा 2K2MnO4 प्लस उसके बाद बन जाएगा वाटर मॉलिक्यूल। तो ये जो K2MnO4 है, इसका नेम है पोटाशियम मैग्नेटेट। इसे बोलते हैं पोटाशियम मैग्नेटेट। ये जो पोटाशियम मैग्नेट बन गया हमारा, इसकी हम रिएक्शन कराएंगे, ऑक्सीडेशन कराएंगे क्लोरीन की प्रेजेंस के साथ दूसरे स्टेप में। तो ये ले लिया मैंने 2K2MnO4। अंडरस्टैंड करना प्लीज पूरा टॉपिक। लेंथोनाइड भी कराया जाएगा आज लेंथोनाइड के टॉपिक्स कराए जाएंगे, जिसमें F ब्लॉक एलिमेंट है जो वह बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। वी विल डिस्कस टुडे दैट आल्सो। तो जो पोटाशियम परमैंगनेट है, इसकी रिएक्शन हमने कर दी है। इट फॉर्म द, ये देखो आप, 2 Cl है ना, और 2 K, 4 K हैं यहाँ पर, 2 to the 4 K, 2 यहाँ से यूज हो गए 2 K, और 2 जो बच गए K, उसको MnO4 के साथ लगा देना है ऐसे, 2KMnO4। दैट्स द नेम ऑफ द कंपाउंड इज कॉल्ड पोटाशियम परमैंगनेट। तो ऐसे पोटाशियम परमैंगनेट हम तैयार कर सकते हैं KMnO4। एक इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड भी है जहां से ये रिएक्शन, इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड है जहां से ये पोटाशियम परमैंगनेट आपका ऑब्टेन्ड होगा। तो इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड में होता क्या है कि जो भी हमारे जो 2 इलेक्ट्रोड्स होते हैं, एक एनोड होता है, दूसरा कैथोड होता है। हम करेंगे क्या, जो पोटाशियम आपका मैग्नेटेट था, ये K2MnO4, इसको डिसोसिएट कर दो, तोड़ दो आप। जब इसको तोड़ोगे तो ये 2K पॉजिटिव में ब्रेकअप हो जाएगा, डिस्प्रोपोर्शनेट हो गया, और MnO4 नेगेटिव यहां पर ये बन गया। अब होता क्या है, अलग अलग एनोड और कैथोड पे इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड पे एट एनोड डिस्कस करेंगे हम, और एट कैथोड। तो एट एनोड के ऊपर क्या होगा, जो ये ग्रीन कलर का हमने देखा है MnO4 2 नेगेटिव, ये जो आयन है 2 नेगेटिव साइड का, इसका ग्रीन कलर है आपका। तो ग्रीन कलर का जब रिएक्शन है एनोड के ऊपर होती है, वहां पर वो एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है और यहां पर एक इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस हो गया, और ये पर्पल कलर का बन जाता है, येलो से ग्रीन से पर्पल कलर। और कैथोड में क्या होता है, जो आपके 2 H पॉजिटिव हैं, जो कि वाटर में से लिए गए फ्रॉम वाटर का फॉर्मूला आपको मालूम है ना, H2O में 2 H हैं, 2 H पॉजिटिव हमने ले लिए। अब इसकी रिएक्शंस वाटर के साथ करवाने के लिए क्या करोगे आप, 2 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दो, तो 2 नेगेटिव आयन
2 नेगेटिव बन गए, 2 पॉजिटिव कैंसिल होके आपके 2 हाइड्रोजन ही बच गए। और लास्ट पे ये जो इसके लिए मैंने लिखना है, तो ये आप देख सकते हो इधर अच्छी तरह से, जो 2H है वो आपकी हाइड्रोजन गैस बन जाएगी, 2H दूसरे स्टेप में बन जाएगी हाइड्रोजन। तो ऐसे भी हमारा जो कंपाउंड है KM, ये MnO4 नेगेटिव लिखा ना, इसके साथ K है, तो ये आपका कैथोड एनोड के ऊपर प्रोड्यूस होगा, और ये 2H पॉजिटिव जो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन गैस का मॉलिक्यूल बन गया, ये यहाँ पर प्रोड्यूस होगा। ऐसे ही प्रेपरेशन होती है। इसके बाद हम लेबोरेटरी प्रेपरेशन देखेंगे, तो एक लास्ट जो प्रेपरेशन है, उसके बाद हम इसके डिस्कस करेंगे प्रॉपर्टीज, इसके कलर क्या होते हैं, इसकी मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, इसका डेंसिटी क्या होती है, ये आप डिस्कस करेंगे। और उससे पहले हम क्या कर रहे हैं, इसकी लेबोरेटरी प्रेपरेशन, पोटाशियम परमैंगनेट की लेबोरेटरी प्रेपरेशन में क्या होगा। लेबोरेटरी प्रेपरेशन में जो पोटाशियम आपका परमैंगनेट है ना, वो ऑक्सीडाइज होगा स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर Mn2 पॉजिटिव मैंने ले लिया आयन, अब यहाँ पर इसके ऊपर आप ये आयन ऐड कर दोगे S2O8 2 नेगेटिव, और साथ ही साथ वाटर मॉलिक्यूल्स 8H2O, इसकी रिएक्शन कर देंगे हम, जिसको बोलते हैं पायरो डाइसल्फेट। ये है आपका पायरो, नाम याद रखें, डाई सल्फेट। अब हम देखेंगे कि यहां पर K भी है, और जो आपका 2Mn है ना, वो 2MnO4 नेगेटिव लगा के ये KMnO4 ही बन गया। आयंस में ऐसे तोड़ते हैं इसको, KMnO4 को आयंस में ऐसे तोड़ते हैं, तो 2MnO4 नेगेटिव बन गया, और साथ ही साथ जो आपके सल्फर हैं वो बन गए सल्फेट। कितने हैं आपके 10 SO4 2 नेगेटिव, ये सल्फेट बन गए, और 16 मॉलिक्यूल्स आपके वाटर H पॉजिटिव को गए, क्रॉस 8 to the 16। यहाँ देखो ना आप 5 to the 10, तो 10S आपका बन गया सल्फेट आयन। तो ये फॉर्मेशन होगी आपकी पोटाशियम परमैंगनेट की, इससे लेबोरेटरी प्रेपरेशन में हम ऐसे करते हैं। अब इसकी आ गई प्रॉपर्टीज ऑफ पोटाशियम परमैंगनेट। स्टूडेंट्स वीडियो को एंड तक देखना, लास्ट अभी 2-4-5 मिनट में अभी लेंथेनर कंस्ट्रक्शन शुरू होना जा रहा है। प्रॉपर्टीज भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो प्रॉपर्टी है डार्क, ये कंपाउंड जो है डार्क, इसका है वायलेट क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है, डार्क क्रिस्टलाइन सॉलिड, जिसका मेल्टिंग पॉइंट कितना होगा वो याद रखना आप प्लीज, 523 केल्विन, 523 केल्विन है। और दूसरी प्रॉपर्टी इसकी क्या है, सोलबिलिटी, सोलूबल वाटर में है, सोलूबल इन वाटर में सोलबिलिटी होती है। इसकी सोलबिलिटी कितनी होती है, 6.4 ग्राम पर 1000 ग्राम ऑफ वाटर में इतना ये घुल जाता है। और तीसरा है एक्शन ऑफ हीट, मतलब टेम्परेचर का इसके ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है अगर हम इसको हीट कर दें। तो अब देख लेते हैं, जो आपका पोटाशियम परमैंगनेट 2KMnO4 होगा, इसको हीट कर दो, हीट करने में ये डिस्प्रोपोर्शनेट हो जाएगा, डिकम्पोज हो गया, ये बन गया K2MnO4, ये पोटाशियम परमैंगनेट है KMnO4, ये बन गया पोटाशियम मैग्नेटेट। एक तो पोटाशियम मैग्नेटेट बन गया, और दूसरा आपका बन जाएगा आपकी इसको जो पोटाशियम परमैंगनेट की मैंने पहले स्टार्ट में उठाया था, ओर है उसकी, जहां से ये ऑब्टेन्ड होती है, कच्ची धातु होते हैं, ये पायरोसोलेट हो गया, ये पायरोसोलेट है, और प्लस ऑक्सीजन ये आपकी ऐसे रिमूव होगी। ऐसे ही अगर इसको रेड हॉट कर दो, अगर बहुत ज्यादा गर्म कर दो, ये तो हीट किया था ना, और इसको ज्यादा गर्म करेंगे ये चीज को, तो दोबारा ये पोटाशियम आपका मैग्नेटाइट बन जाएगा, 2K2, यहां पर MnO3, दिस इज कॉल्ड पोटाशियम मैग्नेटाइट, प्लस ऑक्सीजन साथ में हो जाएगी। तो आगे है जो अगली प्रॉपर्टी है इसकी, तो एक्शन ऑफ अल्कलीज आर द दो सॉल्यूशंस विच आर बेसिक बट सॉल्युबल इन वाटर। तो एक्शन ऑफ अल्कलीज हम करेंगे, एक्शन ऑफ
अल्कलीज। अल्कलीज मतलब जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड, KOH, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड, ये उसके ऐसे तरह के कंपाउंड होंगे। तो हम जो ले रहे हैं 4 मॉलिक्यूल्स ले रहे हैं इसके पोटाशियम परमैंगनेट, उसकी रिएक्शन करा रहे हैं 4 आपके जो पोटाशियम हाइड्रोक्साइड है जिसे अल्कली बोलते हैं, सॉल्यूशन बेसिक्स विच आर इन वाटर। तो ये बन गया पोटाशियम मैग्नेटेट K2MnO4। पोटाशियम ये मैग्नेटेट है आपका, पहले भी आया था ये। और साथ ही साथ पोटाशियम मैग्नेटेट के साथ क्या बनेगा, वाटर एंड ऑक्सीजन, ये बन गया। अब इसका है ऑक्सीडाइजिंग करेक्टर। ऑक्सीडाइजिंग करेक्टर, ऑक्सीडाइजिंग करेक्टर में क्या होगा, ये जो पोटाशियम परमैंगनेट पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, बहुत ही सख्त पावरफुल शक्तिशाली ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तीनों सॉल्यूशंस में ही, न्यूट्रल में भी, बेसिक्स में भी और अल्केलाइन में। न्यूट्रल में भी, अल्कलीज में भी और एसिड में भी। तो न्यूट्रल सॉल्यूशन एक्ट करते हैं ऐसे। तो ये इसका थोड़ा सा आपकी प्रॉपर्टी थी। इसके बाद इसके यूजेस पढ़ लेते हैं स्टूडेंट्स। ये लेबोरेटरी में यूज करते हैं, इसको लेबोरेटरी में यूज करते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के लिए, और एज वेल एज फेरस साल्ट की एस्टिमेशन निकालने के लिए, ऑक्जेलेट की एस्टिमेशन निकालने के लिए ये पोटाशियम परमैंगनेट की यूजेस है। और ऐसे ही प्राइमरी सेकेंडरी, ये यहाँ पर जो फर्स्ट स्टैंडर्ड होता है, स्टैंडर्ड सॉल्यूशन ऑफ ऑक्सैलिक एसिड का, तो क्वालिटेटिव एनालिसिस में ऑक्सैलिक फेरस साल्ट पहचानने के लिए उसमें कलर सॉल्यूशन ये पोटाशियम परमैंगनेट का ऐड करते हैं। वहां पर वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस में अलग अलग तरह के कंपाउंड की पहचान होती है। और आगे ये जर्मीसाइड के लिए यूज करता है, जो वेल वाटर होता है, कोई पानी होता है बहुत ज्यादा जो इसमें थोड़े बहुत कीटाणु हो या थोड़े बहुत सूक्ष्म जीव हो, माइक्रोब्स हो, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, तो उसको वहां पर पोटाशियम परमैंगनेट के उसमें डाल दिया जाता है। तो वो पानी आपका डिसइंफेक्टेंट हो जाता है, पानी प्योरीफाई हो जाता है। और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इंडस्ट्री में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पे यूज करते हैं, ऑक्सीडाइज प्रोवाइड करता है जी। और बेयर रीजेंट जो होती है, बेयर रीजेंट में प्रोसेस में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, वहां पर यूज करते हैं। ब्लीचिंग ऑफ वूल की ब्लीचिंग करनी हो, ऊन की, कॉटन की, सिल्क की, ये सभी, बिकॉज यहाँ पर इसका ऑक्सीडाइजिंग पावर ज्यादा होने के कारण वहां पर ये यूज करते हैं। अब बस इसकी हम स्ट्रक्चर्स देखेंगे, स्ट्रक्चर पोटाशियम परमैंगनेट की कैसी होगी, तो देखना प्लीज आप। ऐसी स्ट्रक्चर है यहां पर, स्ट्रक्चर में इजी है, इंपॉर्टेंट भी है स्ट्रक्चर, आपको आ सकती है। यहां पर आपने निकाल लेना है कोई भी, यहां पर आपका Mn हो गया, और जो इसके साथ 4 ऑक्सीजन लगे हुए हैं वो ऐसे लगे हैं, डबल बॉन्ड यहां पर डबल बॉन्ड, ऊपर डबल बॉन्ड, और यहां पर सिंगल बॉन्ड, ये लगे हुए हैं आपके लिए पोटाशियम परमैंगनेट की डेफिनेशन। के मैंने अलग अलग कर दिया कि MnO4 में से K पॉजिटिव बन गया, MnO4 ये बन गई पोटाशियम परमैंगनेट की स्ट्रक्चर। तो ये जो स्ट्रक्चर है ना, ये MnO4 नेगेटिव की है, जैसे हम बोलते। अब MnO4 2 नेगेटिव की क्या स्ट्रक्चर होगी, जब MnO4 2 नेगेटिव की स्ट्रक्चर बनानी है तो ये डबल बॉन्ड जो 3 है ना, वो कम होकर 2 हो जाएंगे। कौन कौन से ऊपर का डबल बॉन्ड हम सिंगल बॉन्ड में बदल देते हैं, यहाँ पर डबल बॉन्ड, यहाँ पर डबल बॉन्ड, यहाँ पर O, और यहाँ पर आपका O, तो ये होती है 2 नेगेटिव। तो ये MnO4 2 नेगेटिव की स्ट्रक्चर है। ये ग्रीन है, ये पर्पल है, ये जो कलर शो कर रहा है ये पर्पल है, ये क्या है, ग्रीन। Now students, let's start our F block elements, very important articles in this F block elements we will discuss. तो D block elements आपका कंप्लीट हो गया है। क्वेश्चन हो तो जरूर कमेंट बॉक्स में जाकर मुझे टाइप करके बताना, और आपका चैनल @FutureSaver Academy जिन्हें भी स्टूडेंट्स ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, आपके लिए है। और अब आ गया है आपके लिए F block elements, मतलब the electrons which are filled in F orbitals are called F block elements। एंड इसकी जनरल कॉन्फ़िगरेशन डिफाइन करने के लिए पहले हम
इसके डिस्कस करेंगे। कोई भी एटॉमिक नंबर ले लो आप, वहां पर कन्फिग्रेशन यहाँ पर डिफाइन करते हैं। तो मैं ले रहा हूं सीरियम। सीरियम है इसका कोई एलिमेंट, सीरियम से पहले आता है लेंथेनम La। तो सीरियम का एटॉमिक नंबर 58 है। आप नोबल गैस की कन्फिग्रेशन जिनोन तक आप 56 तक लिखोगे। 56 तक जो जिनोन होता है वो 56 इलेक्ट्रॉन्स आपके यहाँ पर फिल हो गए हैं। इसके बाद जो कन्फिग्रेशन है वो हम लिखते हैं 54 होता है। ये यहाँ पर आपका 4p तक फिल हो गया, 4p 6 तक चले गया, और उसके बाद आएगा 4f, 5d और 6s। यहाँ पर आ गया 4f2, ये 6s2 को 54 प्लस 2 56 प्लस 58। तो जनरल कन्फिग्रेशन क्या होगी? इसकी जनरल कन्फिग्रेशन अगर मैं डिफाइन करूं तो क्या होगा? पहले आएगा आपका ये 6 है ना, ये n हो गया, ये 5 है ना, एक 5 6 से कम, एक कम है, ये हो गया। यहाँ पर आपका 4 है तो यहाँ पर n-2। तो n-2 जो f इलेक्ट्रॉन्स है ना, वहां f में मैक्सिमम 14 और कम से कम एक इलेक्ट्रॉन जा सकता है। n-1 d में से, यहाँ पर d में कभी कभी एक इलेक्ट्रॉन जाएगा, जहाँ 0 कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं जाएगा, 0 से 1। और आपका जो n है वो हमेशा ही ns2 कन्फिग्रेशन के साथ फिल होगा। अब f लॉक एलिमेंट्स होते क्या हैं? इन विच द लास्ट इलेक्ट्रॉन इंटर इनटू देयर f ऑर्बिटल आर कॉल्ड f लॉक एलिमेंट्स एंड दिस इज कॉल्ड अ पेनल्टीमेट शेल। ये जो शेल होता है ना, ये तो लास्ट है आउटर मोस्ट शेल, वैलेंस शेल, ये है पेनल्टीमेट शेल, ये एंटी पेनल्टीमेट शेल है। उसके आगे जो है उसको बोलते हैं एंटी पेनल्टीमेट शेल। अब दो सीरीज बनेगी एलिमेंट्स की, एक इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स की दो सीरीज बनेगी बॉटम में से लेके। पहले हम लेंथेनॉइड की बात करेंगे कि जो पहली सीरीज है वो लेंथेनॉइड्स होती हैं, और लेंथेनॉइड कंस्ट्रक्शन भी अभी करेंगे हम। लेंथेनॉइड की सीरीज कहाँ पर 4f से फिलिंग शुरू करके लेंथेनम 57 एटॉमिक नंबर से शुरू करके इसकी जो कन्फिग्रेशन है 4f ऑर्बिटल की आपकी जाएगी लेंथेनम तक जाएगी। एलिमेंट्स की सीरीज 4f ऑर्बिटल्स की जाएगी आपकी सीरियम से लेकर फिर जाएगी लिथीनियम तक। सीरियम आ गया 58 और वहां तक जाएगी आपकी लिथीनियम तक, Lu तक, और इसका जो एटॉमिक नंबर होगा वो होगा 71। द सीरीज विच स्टार्ट्स फ्रॉम द लेंथेनम goes through the cerium and end up to the lithium of atomic number 71 is called the lanthanoid series। तो हम lanthanoid series को rare earth elements भी बोलते हैं because these are not too much reactive। It's called rare earth elements because their reactivity is too low and purely rarely react करते हैं। अब आप इसके बारे में इलेक्ट्रॉन कन्फिग्रेशन मैंने आपको बता दी है पहले ही। इलेक्ट्रॉन कन्फिग्रेशन 3-4 कंपाउंड के मैं अभी लिखता हूं। तो पहला है एटॉमिक नंबर लेंथेनम का 57, उसकी देखेंगे। सीरियम का 58 है, लेंथेनम सीरियम के बाद आएगा प्रेसोडियम 59, ऐसे जा रहे हैं हम। उसके बाद आएगा नियोडियम Nd 60 हो गया। फिर करते करते लास्ट पे जाएंगे हम लिथीनियम तक, जिसका एटॉमिक नंबर आपका होगा 71। तो कन्फिग्रेशन 57 में फिल कर रहा हूँ। 57 आर्गन का हो गया आपका 54 तक, और उसके बाद 54 के बाद जो कन्फिग्रेशन होगी आर्गन नहीं, सॉरी जिनोन। आर्गन तो हमारा डी ब्लॉक एलिमेंट्स में था, अब जिनोन आ गया भाई। तो यहाँ पर 5d और s की फिलिंग यहाँ पर अभी स्टार्ट नहीं हुई, 5d1 6s2। तो 57 हो गया, 54 प्लस 5 57। नाउ सीरियम का हमने लिखा था, यहाँ पर जिनोन हो गया और उसका है 4f2, 5d उसमें अभी नहीं है, यहाँ पर 5d कितना था 0, 5d यहाँ पर 0 है, और 6s2। अब 59 प्रेसोडियम की देखेंगे हम, जिनोन, इसका आ गया आपका 4f3, 5d, अब देखते हैं अभी 5d 0, 5 मतलब फिलिंग आप f ऑर्बिटल्स में करी चलो। और यहाँ पर आ गया आपका नाइट्रोडियम, ये बन गया आपका 60 का 54 तक ये आ गया, ये आ गया 4f4, 5d 0, 6s2। और लिथीनियम का ये मैं 71 डिफाइन कर रहा हूँ, ये आपका आ गया जिनोन
54 तक। जिनोन के बाद 4F, F में मैक्सिमम 14 जा सकते हैं। 54 प्लस 14 आपके हो गए 54 प्लस 14 68। यहाँ पर आपका आ गया 5D और फिर आ गया 6S, यहाँ पर 2, यहाँ पर 1। तो ये उसकी कन्फिग्रेशन ट्रांजिशन एलिमेंट्स की होगी लेंथेनर्स की। अब यहाँ पर कन्फिग्रेशन में जो लिख रहा हूँ 1 से 14 होगी 4F की, और ये तो मैं कन्फिग्रेशन लेंथेनर्ड की यहाँ आपको डिफाइन कर देता हूँ। प्लीज स्टूडेंट्स देख लेना आप। देखो, लेंथेनर्ड जनरल कन्फिग्रेशन ऑफ लेंथेनॉइड सीरीज की। तो जिनोन उसका 54 तक जाएगा स्टूडेंट्स। एफ यहाँ के आपके 4F से 1 to 14 जाएंगे। डी आपका जहाँ होगा 0, जहाँ एक 1 होगा। 6S आपका हमेशा फिल्ड होगा। ये कन्फिग्रेशन बन गई जनरल इलेक्ट्रॉन कन्फिग्रेशन फॉर द लेंथेनॉइड्स। नाउ ऑक्सीडेशन स्टेट, आगे है ऑक्सीडेशन स्टेट। जो ऑक्सीडेशन स्टेट है इस लेंथेनॉइड सीरीज की +3 होती है, मोस्टली +3 होती है, लेकिन कुछ कहीं और वो +2 और +4 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। वो हम एग्जांपल लेंगे। एक तो सीरियम लेना है हमने, और दूसरा टर्बीवियम। सीरियम एंड टर्बीवियम, इसकी कन्फिग्रेशन +2 और +4 भी हो सकती है कन्फिग्रेशन। सीरियम का एटॉमिक नंबर आपको मालूम है, तो वो होता है, सीरियम का एटॉमिक नंबर मैंने देखा था 58, और उसकी कन्फिग्रेशन क्या थी? कन्फिग्रेशन जरूर समझ लेना स्टूडेंट्स। आपका जिनोन तक 54 हो गया। 4F, F में से 2 इलेक्ट्रॉन चले गए। फिर आपको 5D 0 है और 6S 2 है। तो इसकी +2 कन्फिग्रेशन सीरियम की ता होगी। अगर 2 इलेक्ट्रॉन S में से चले जाएं तो +2 कन्फिग्रेशन। अगर 2 इलेक्ट्रॉन 6S से और 4F में साइमल्टेनियसली चले जाएं, कोई D में 0 है, 2F में से 2S में से चले जाएं, तो 2 तो +2 कितने हो गए? 4। ऐसे ही हम TB की बात करें, टर्बियम की, उसका एटॉमिक नंबर है 65 होता है टर्बियम का। तो यहाँ पर आ गया आर्गन, ये 4F और 5D और 6S ऐसे फिल कर दो पहले आप। तो यहाँ पर 2 आ गया, ठीक है ना। और यहाँ पर 2 आने के बाद टर्बियम की 9F, F में 9 चले गया, 5D 0। तो यहाँ पर कन्फिग्रेशन 2 इलेक्ट्रॉन ये चले गए, और अगर 2 इलेक्ट्रॉन आगे पहले F में जाएगा, 1 इलेक्ट्रॉन जाएगा, फिर दूसरा जाएगा, तो वहाँ पर कन्फिग्रेशन अगर 4, ये सीरियम ऐसे 4 पॉजिटिव तभी बिहेव करता है कि अगर 4 के 4 इलेक्ट्रॉन वो रिलीज कर दे, ये 4 इलेक्ट्रॉन चलेंगे। और यहाँ पर क्या होता है, इसकी बात करें मैं टर्बियम की, तो यहाँ पर अगर 2 इलेक्ट्रॉन वो F में से रिलीज कर दे, तो वहाँ पर बन गया 4F7, और 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से रिलीज कर दे 6S2, ये 6S0। तो यहाँ पर हाफ हेड कन्फिग्रेशन बच जाएगी 2 इलेक्ट्रॉन F से देने में, और यहाँ पर वो पूरी तरह इनकम्प्लीट हो जाएगा। तभी ऑक्सीडेशन स्टेट TB की कितनी होगी? +4। वैसे सभी की +3 होती है, लेकिन थोड़े थोड़े केसेस हैं जहाँ पर उनकी कन्फिग्रेशन के अकॉर्डिंग उनकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हो जाती है। एक और एग्जांपल लेंगे आप, एक और एग्जांपल ले लो आप यूरोपियम की, EU यूरोपियम, और यूरोपियम के बाद है YB या टर्बियम। ये यूरोपियम आपका, इसका एटॉमिक नंबर आपने समझ लेना है यूरोपियम का, फिर 63 होता है। और ये YB का जो आपका एटॉमिक नंबर है YB का, वो भी देखना आप, उसे बोलते हैं 70। तो यहाँ पर जो होगा कन्फिग्रेशन आर्गन की, सॉरी जिनोन की, यहाँ पर मैंने मिस कर दिया थोड़ा सा, आर्गन ही मुंह में लगा हुआ है, जिनोन है ये जिनोन, ये 63 है। 63 जिनोन यहाँ पर लिख दो आप 4F7 और 5D 0, 6S2, और 70 का आप लिख दोगे जिनोन तक 54 हो गया। और आगे क्या हो गया? 4F14 एंड 5D 0, 4F14 5D 0,
एंड 6s2। तो यहाँ पर आपको मालूम है अगर 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से रिलीज हो जाएं, 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाएं, तो फिर उसकी f के 7 हाफ फील्ड ऑर्बिटल बच जाएंगे जो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं। ऐसे 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से अगर रिलीज हो गए तो f14 कंप्लीटली फील्ड ऑर्बिटल्स बच जाएंगे, वो भी स्टेबल होते हैं, वे भी स्ट्रांग होते हैं। तो इसमें जो ऑक्सीडेशन स्टेट है EU और YV में कितनी होगी, दोनों में +2। ऐसे हो और भी हैं जहां पर ऑक्सीडेशन स्टेट +2 +3 ऐसे होते हैं। इसके बाद हम ऑक्सीडेशन स्टेट के बाद करेंगे आयनाइजेशन एंथैल्पी। जुड़े रहना प्लीज स्टूडेंट्स, आपको बहुत अच्छा लगेगा क्योंकि एक्सप्लेनेशन हर एक टॉपिक की बहुत डिटेल में हो रही है और धीरे धीरे आपको मैं समझा रहा हूं। पहले आएगा इसका अब आयनाइजेशन एंथैल्पी, आयोनाइजेशन एंथैल्पी। तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी होती क्या है आपको मालूम है, द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द आउटरमोस्ट और वैलेंस इलेक्ट्रॉन, बाहरले इलेक्ट्रॉन्स को बाहरले इलेक्ट्रॉन शेल से रिमूव करने के लिए जो एनर्जी चाहिए। तो जो फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी है स्टूडेंट्स लैंथेनाइड की, वो होती है फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी, आयोनाइजेशन एंथैल्पी होती है 600 किलो जूल पर मोल के ऑर्डर के बीच होती है। यहां पर ये एनर्जी होगी। और जो सेकंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, वो हो जाती है 1200। ये फर्स्ट है और ये सेकंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी 1200 किलो जूल पर मोल हो जाती है, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन रिलीज करना अगर इजी है ना, तो अगला नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन सेम शेल में से रिमूव करना वेरी डिफिकल्ट होगा। अब थर्ड ट्रांजिशन आयोनाइजेशन एंथैल्पी जो होगी उसकी स्टेबिलिटीज होती है, बिकॉज थर्ड आयोनाइजेशन एंथैल्पी में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन को या तो रिलीज करना पड़ेगा F0 कॉन्फ़िगरेशन से, यहाँ पर F0, या F7 कॉन्फ़िगरेशन से, या F14, और अनफील्ड और हाफ फील्ड और कंप्लीटली फील्ड जो F ऑर्बिटल है उनमें से इलेक्ट्रॉन रिलीज करना काफी मुश्किल होता है। दैट्स वाई इसकी जो आयोनाइजेशन एंथैल्पी है ये ज्यादा होगी। तो अब नॉर्मली जो आयोनाइजेशन एंथैल्पी है सभी फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी है वो वहां ऐसा स्टेट होगा। इसके बाद होगा कलर। मैं एक एग्जांपल ले लूँ ना, ये एक आयोनाइजेशन थेरेपी समझाने के लिए एक एग्जांपल ले लो आप सीरियम की, एटॉमिक नंबर 58। तो यहाँ पर आ गया आपका जिनोन, जिनोन के बाद है आपका 4f2 और 5d0 एंड 6s2, ये है। अब एक 1 इलेक्ट्रॉन हमने रिमूव कर दिया यहाँ से, उसकी एनर्जी एक इलेक्ट्रॉन s में से रिमूव हो गया, ठीक है। अब दूसरा इलेक्ट्रॉन फिर s में से रिमूव होगा, ठीक है ना, s में से रिमूव होगा। अब दूसरा इलेक्ट्रॉन अगर s में से रिमूव होगा तो दैट इलेक्ट्रॉन इज सेकंड इलेक्ट्रॉन इज मोर टाइटली हेल्ड टू द न्यूक्लियस, दैट इज वेरी डिफिकल्ट टू रिमूव फ्रॉम देयर। अगर 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव हो गए, अब तीसरा इलेक्ट्रॉन f में से निकालना है। f की यहाँ पर क्योंकि 5d इनकम्प्लीट पड़ा है, उसकी जो थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी होगी f में से और भी ज्यादा डिफिकल्ट होगी। तो ऐसे इसका कॉन्फ़िगरेशन और आयनाइजेशन थेरेपी का फंडा होता है चेंज। कलर, अब कलर के बारे में बात कर लूं मैं। जो लैंथेनाइड्स होते हैं वो सिल्वरी हैं। लैंथेनाइड्स आम करके क्या है, सिल्वरी कंपाउंड हैं, चांदी जैसे चमकते हैं। और जो कलर होता है ना, यहाँ पर हमने डी ब्लॉक एलिमेंट्स में स्टूडेंट्स बार बार पढ़ा था, अगर कलर होता था वहां पर ग्रीन का या कोई किसी कंपाउंड का जहाँ पर्पल था, वो कलर डी और डी ट्रांजिशन में था। जब हम डी ब्लॉक एलिमेंट्स में बात की थी, एक इलेक्ट्रॉन नीचे वाले डी ऑर्बिटल से जंप करके ऊपर वाले जो डी ऑर्बिटल्स के इलेक्ट्रॉन में जाता है, ऑर्बिटल में जाता है, तो वहां पर एनर्जी की विजिबल रीजन में कलर शो होते हैं। वहां पर डी ट्रांजिशन थी जब डी ब्लॉक एलिमेंट, यहां पर एफ ट्रांजिशन होगी। ट्रांजिशन का मतलब होता है चेंज। जब लोअर इलेक्ट्रॉन यहां पर पड़े हैं तो वो चेंज होकर अगर हायर पर जाएंगे, ये पर एफ ऑर्बिटल ऐसे होते हैं ना, 7 तरह के ऑर्बिटल्स होते हैं ना एफ, आपको मालूम है ये। अगर यहाँ पर इलेक्ट्रॉन जंप करके यहाँ पर जाएगा, यहाँ पर जंप करके, तो यहाँ पर जो एनर्जी होगी चेंज होगी, यहाँ पर वो एनर्जी कुछ अब्जॉर्व करेंगे और कुछ एनर्जी वो ट्रांसमिट कर देंगे, ताकि इसका कलर होगा। अगर एक और आपको जानना बहुत जरूरी है कि कलर्स कुछ इस तरह के कंपाउंड है जिसके कलर हमारे लिए सेम ही है, जैसे लेंथ 3 पॉजिटिव और लुथीनियम 3 पॉजिटिव। ये ऑक्सीडेशन स्टेट होने के कारण इसकी कॉन्फ़िगरेशन 4f0 बच जाएगी, यहाँ पर कॉन्फ़िगरेशन 4f14 रह जाएगी। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर कितने हैं,
0, यहाँ पर है 14। ये दोनों ही कलरलेस हैं, ये दोनों कलरलेस है। एक और एग्जांपल हो आप, सोडियम ले लिया मैंने 3 पॉजिटिव सोडियम, और दूसरा ले लिया टीएम। टीएम को हम बोलते हैं हाँ जी थूलियम, थूलियम। तो मैं यहां पर समझाता हूं आपको, सोडियम 3 पॉजिटिव और थोरियम टीएम जिसके बोलते हैं 3 पॉजिटिव। अब होता क्या है, यहां पर जो हमारी कॉन्फ़िगरेशन है ना, तो सोडियम का एटॉमिक नंबर आप याद रखोगे, पीडी का, उसका एटॉमिक नंबर है आपका, वेट स्टूडेंट्स मैं अभी बताता हूं डिटेल में, हाँ जी 59। ये जाएगा जिनॉन, तो उसके बाद आ जाएगा ये 4f3 5d0 6s2। अब ये है टीएम आपका, टीएम का है 69, ये आ गया जिनॉन 54 तक। उसके बाद 4f13 5d0 और 6s2। अब देखो अगर 3 इलेक्ट्रॉन दोनों में से जाएं, ऑक्सीडेशन स्टेट 3 है, तो 3 इलेक्ट्रॉन कहां से जाएंगे, यहां पर 2 गए और 1 यहां से गया। तो अगर 2 इलेक्ट्रॉन यहां से गए, 2 इलेक्ट्रॉन यहां से गए, 1 यहां से गया, तो इसकी कन्फिगरेशन क्या बन गई, 4f2, ये 2 रहेगी नहीं, और 5d0 6s फिर 0 हो गया। यहां से भी 3 इलेक्ट्रॉन रिमूव करो आप ये टीएम में से, तो यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन यहां से गए, 1 इलेक्ट्रॉन यहां, ये बन गया 4f12, इसका बन गया 5d0 6s0। तो ये कॉन्फ़िगरेशन होगी सोडियम की। अब हमने देखना है कि जो कॉन्फ़िगरेशन है, यहां पर नंबर ऑफ 4f इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, नंबर ऑफ 4f इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, f यहां पर 2 हैं और यहां पर कितने हैं 12। और 2 और 12 जो है दोनों का ये कॉन्फ़िगरेशन, ये रिश्ता बन गया, ये रिलेशन बन गया n और 14 - n। अगर n आपके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2 हैं, तो यहां पर कितने हो जाएंगे, 14 - 2 कितने हो गए, 12। तो यहां पर 12, यहां पर 2, ये देखो 2 और 12, मतलब दोज एलिमेंट्स विच शोज द आफ्टर ऑक्सीडेशन स्टेट, आफ्टर कंप्लीटिंग द ऑक्सीडेशन स्टेट, when shows the number of electron in the form of 14 - n and n - 14n, they have same colors. That's why lanthanum and lutetium have the same number of electrons। यहां पर कितने हैं 0 और यहां पर है 14। तो अगर n ले लिया मैंने 0 और 14 - n यहां पर लिख दो, 14 - 0 तो 14, तो ये 14 ही बचे। तो यहाँ ये कलरलेस हैं, और ये जो है सोडियम और टीएम ये ग्रीन है। तो ऐसे इनके कपल्स बनेंगे, 2-2 के जोड़े बन जाएंगे, जिन्हों में से हमने देखेंगे कि उनके कलर्स वो सेम आएंगे। और भी हैं कलर्स, वो भी हम इसमें दिखा सकते हैं। आगे है मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज हमको अच्छी तरह से हमने समझी थी। 2 तरह की मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज के 2 टाइप्स आते हैं। पहले उसकी आती है टाइप डायमैग्नेटिक और दूसरी आती है उसकी पैरामैग्नेटिक। ये है मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज का रिलेशन। तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज में क्या है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहां पर होंगे स्टूडेंट्स, जहां पर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो होंगे पैरामैग्नेटिक, जहां पर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे, वह होगा हमारा डायमैग्नेटिक। तो यहां से जो कंपाउंड्स है ना, हम देखते हैं यहां पर पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स किसमें होते हैं, वो जिसकी कॉन्फ़िगरेशन 4f0 और 4f14 होगी, यहां पर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, तो ये होंगे डायमैग्नेटिक, जिनकी कॉन्फ़िगरेशन ये होगी। जिनकी कॉन्फ़िगरेशन 4f1 या 4f2 या 4f3 या 4f4 ऐसे कोई भी होगी, कोई भी ऐसे, तो वो क्या होंगे हमारे पैरामैग्नेटिक, उसको पैरामैग्नेटिक बोलेंगे। और आपको मालूम होना चाहिए कि लैंथोनाइड के ट्राइवेलेंट कंपाउंड्स होते हैं, बिकॉज लैंथोनाइड के ट्राइवेलेंट कंपाउंड्स होने के कारण ये कौन से करैक्टर में जाते हैं, पैरामैग्नेटिक में जाते हैं, बिकॉज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पर कंप्लीटली फिल्ड नहीं होते। और आपको मालूम है ये केमिकल एक्टिविटी स्टूडेंट्स, ये केमिकल रिएक्ट करता है कैसे, जो हमारा मतलब लैंथोनाइड्स का आपको मालूम है इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल होते हैं, ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल होकर अपने इलेक्ट्रॉन जल्दी किसी को दे देते हैं। अब कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज हम समझेंगे लैंथोनाइड्स की। सभी के सभी जो लैंथोनाइड के कंपाउंड हैं वो सिल्वरी हैं,
और सिल्वरी होने के कारण वे सॉफ्ट भी हैं और हवा के साथ जल्दी संपर्क में आ जाते हैं। तो जब हवा के संपर्क में आएंगे तो वो वहां पर वो सब्सिक्वेंट फार्मूला बना देंगे, जिसका फार्मूला जनरल होगा जब हम केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में बात करेंगे, केमिकल प्रॉपर्टीज, तो उसका जनरल फार्मूला जब ऑक्सीजन के साथ वो रिएक्ट कर देंगे उसका फार्मूला बन जाएगा Ln2O3। सब्सिक्वेंट ऐसे ऑक्साइड बनते जाएंगे सभी के। आगे है जो हार्डनेस होती है लैंथोनाइड्स की, जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ता है ना लैंथोनाइड्स का, लैंथोनाइड्स 57, 58, 59 एटॉमिक नंबर जैसे जैसे बढ़ेगा, इंक्रीज करेगा, उसकी हार्डनेस भी बढ़ जाएगी। जो सेमेरियम होता है यहाँ पर कंपाउंड है, सॉरी नॉट एलिमेंट है, वो एलिमेंट कंपाउंड नहीं, वो भी स्टील की तरह पूरा हार्ड होता है। और यहाँ पर इनकी मेटेलिक लस्टर टिपिकल होती है, ये चमकते हैं मेटल की तरह और हीट और इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर होते हैं, हीट में इलेक्ट्रिसिटी में पास कर जाती है। और एज वेल एज केमिकल बिहेवियर होने के कारण ये क्वाइट रिएक्टिव भी हैं, इनकी रिएक्शन काफ़ी होती है। और ये अगर इनको हीट कर दें, हीट करके ये LnH2 बना देते हैं। कंबाइन विद हेलोजेंस, हेलोजेंस के साथ मिलकर ये कंपाउंड ऐसे बनाते हैं हेलोजेंस, LnX, ये मैं बता रहा हूँ आपको, LnX3, ये बनाते हैं हेलोजन कंपाउंड्स। हेलोजन का मतलब होता है जो ग्रुप नंबर 17 में 17 नंबर में जो कंपाउंड है, जैसे स्टार्ट होते हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, उसको बोलते हैं हम हेलोजन। तो वैसे उसके कंपाउंड बनेंगे। एक्स हमारा हेलोजन है, वो केस में F भी हो सकता है, Cl भी हो सकता है, Br भी हो सकता है। हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करते हैं ये और LnH2 कंपाउंड बना देते हैं हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके, लैंथेनम हाइड्राइड जिसे बोलते हैं, लैंथेनम हाइड्राइड। आगे ये हेलोजेंस के साथ रिएक्ट करके, ठीक है, हमने कर लिया। कोल्ड वाटर में स्लोली रिएक्ट करते हैं, हाइड्रोजन में वाटर में पूरी तरह से रिएक्ट करते हैं ज़्यादा। तो ये स्टूडेंट्स, इसके बाद है सॉल्युबिलिटी, फ्लोराइड ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड कार्बोनेट्स, ये सभी सारे से वाटर में इनसॉल्युबल हैं, वाटर में घुलते नहीं हैं ये, क्योंकि सॉल्युबिलिटी कम है। जबकि हलाइड्स जो होते हैं, जो हलाइड, फ्लोराइड्स, नाइट्राइड्स, ये सभी नाइट्रेट्स, ये जो है ग्रुप नंबर 2 एलिमेंट्स में सॉल्युबिलिटी इनकी होती है। बेसिक रिएक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, बेसिक रिएक्टर को समझ लेना। बेसिक रिएक्टर के बेस के ऊपर क्वेश्चन आता है एग्जाम में, इसमें से बेसिक रिएक्टर। बेसिक रिएक्टर में हम देखेंगे सारे से सारे जो लैंथोनाइड्स हैं ये फॉर्मूला बनाते हैं बेसिक, LnOH3। Ln का मतलब यहाँ पर मैं लैंथेनम ले रहा हूँ, यहाँ पर कोई भी हो सकता है, Ln जनरल एलिमेंट्स में ले रहा हूँ, वो सीरियम भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ये बेसिक रिएक्टर ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं ये लैंथेनाइड के एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड के कंपैरिजन और दूसरे के लिए, लेकिन कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से ये कम बेसिक होते हैं, वीक बेसिक माने गए हैं। और आयनिक साइज आपको मालूम है ना, आयनिक साइज जो जाता है ना ऊपर से नीचे तक, वो कम होता है। आयनिक साइज डिक्रीज करने के कारण बेसिसिटी भी हाइड्रोक्साइड की बढ़ जाती है। तो बेसिसिटी जैसे जैसे ग्रुप में आगे जाते हैं बेसिसिटी उसकी कम होती है। तो आपको समझना पड़ेगा कि जो LaOH3 है, लैंथेनम हाइड्रोक्साइड, इसकी जो बेसिक रिएक्टर है स्ट्रॉन्गेस्ट है, और जो लिथियम हाइड्रोक्साइड है इसका बेसिक रिएक्टर आपका कम है। इसका रीजन क्या लेना है? बिकॉज विद द इंक्रीज इन द एटॉमिक नंबर आयनिक साइज डिक्रीजेस, दैट्स व्हाई बेसिक स्ट्रेंथ डिक्रीजेस ड्यूरिंग द ग्रुप। तो आज के लिए स्टूडेंट्स इतना था। हमारे चैनल को @future-saver academy का जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। नमस्ते स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे, टेक केयर।